अगर उस दिन घोषित हो जाता और हमारा सीट डिक्लेयर हो जाता और डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हो जाता तो अभी तो तेजस्वी यादव जी ही तो मुख्यमंत्री होते। 12,000 वोट का ना डिफरेंस था एनडीए और महागठबंधन में। हमारी ताकत से ना आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, मल्हा की ताकत से ना बने थे। आप लोगों के गठबंधन में कांग्रेस तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर चुप्पी साध ले रही है। नहीं, कहाँ से चुप्पी साध? कहाँ कोई बोल रहा है कि हम देखिए, जो होशियार है वो जो होशियार है वो समझ गया है कि कौन मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा है। अच्छा, अब वीआईपी पार्टी भी डंके की चोट में बोल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं, और कल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई माले का भी बयान आया, लेकिन कांग्रेस नहीं बोल रही है। एक निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के पप्पू यादव, खुद को कांग्रेस का ही नेता बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि क्यों जरूरी है कि एक ही परिवार से सीएम बनेगा। उनका बयान से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। उनकी पत्नी कांग्रेस में है। ठीक है, हाँ, उनकी धर्मपत्नी बोले, तो उनके बयान से कुछ होने जाना नहीं है। हम क्यों बयान दे भाई? ना वो कांग्रेस में है, बहुत लोग है, बीजेपी का भी लोग घूम घूम के बोल रहा है। अभी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बोल दिया कि मुकेश सहनी मिलने आए थे हमसे, अप्रूव कर दे। थोड़ा बहुत शंका रहता है मुकेश सहनी को लेकर कि कब इधर से उधर हो जाए। क्यों जाएंगे? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन पिछले बार अलग लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये सभी लोग अब एनडीए का कुनबा हो गए हैं, तो एनडीए मजबूत हो गई। एक अच्छी पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा बिहार में 25 का जो महासंग्राम है राजनीति की नया लकीर खींचेगा। अच्छा, चिराग पासवान का हल्ला है, बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अरे चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी कहीं ना बेटे हैं, मानते हैं ना बेटा है रामविलास पासवान जी का, है ना। एक वोट से वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया, और वही बीजेपी जिसको हम दूसरा अंबेडकर मानते हैं, रामविलास पासवान जी को, दिवंगत रामविलास पासवान जो महान नेता थे रामविलास पासवान जी, उनका मूर्ति फेंक दिया, उनका फोटो फेंक दिया, बंगला से धक्का मार के निकाल दिया। और कैसे चिराग पासवान जी उस पार्टी में बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आता है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ही उसी समय बने 2014 में, जब रामविलास पासवान जी थे। अरे भाई, उनके पार्टी को जो है कौन तोड़ा? आप जबरदस्ती हनुमान बन के लंका में आग लगाने का। 5 सीटें मिली, केंद्र में मंत्री हैं। हम लोग को भी जो है वही राजनीति करना रहता तो हमको भी बीजेपी खगड़िया और मुजफ्फरपुर दे रही थी, केंद्र में मंत्री बनाने का हमारे आदरणीय नेता को ऑफर दे रही थी। अब बिहार में एगो काउंसिल भी दे रही थी। चिराग, अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर इन दिनों सियासी गलियारों में सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। बात अगर महागठबंधन की करें तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस गठबंधन ने अपने औपचारिक बातचीत की शुरुआत कर दी है, यानी कि गठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया, 2 दौरे की बातचीत हो गई, अब सीट शेयरिंग का भी बात आगे बढ़ने लगा है, और साथ ही कई बैठकों का सिलसिला आगे भी शुरू होने वाला है। 4 मई को भी महागठबंधन के तमाम शीर्ष पदाधिकारियों का, जिलाध्यक्षों का बैठक एक साथ होने वाला है, यानी कि किस तरीके से तमाम गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं मिलजुल कर काम कर सके और इस बार नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जा सके, इसकी पूरी रणनीति बन रही है। और इस गठबंधन की सबसे बड़ी बात, मुकेश सहनी जो कि पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा बने, नीतीश कुमार की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, अब वो पाला बदल चुके हैं। अब इस बार 2025 में उनकी पार्टी वीआईपी महागठबंधन के अंदर है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात करते हैं। मुकेश सहनी खुद के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी की भी बात करते हैं। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो 2 दौरे की बातचीत आप लोगों की हो गई, कितनी बात आगे बढ़ी है? बात आगे क्या बढ़नी है, मृत्यु जितना सत्य है उतना सत्य तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना उतना ही सत्य है, और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनना सत्य है। बिहार की जनता मान चुकी है। वो तो 2020 में ही आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हो जाते। अगर उस दिन घोषित हो जाता और हमारा सीट डिक्लेयर हो जाता और डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट हो जाता तो अभी तो तेजस्वी यादव जी ही तो मुख्यमंत्री होते। 12,000 वोट का ना डिफरेंस था
एनडीए और महागठबंधन में कोई ऐसा नहीं ना था, लाखों का करोड़ों का नहीं ना डिफरेंस था। कोई ऐसा नहीं ना था कि एनडीए स्वीप कर गया या ये हो गया। वो तो हमारी ताकत से ना आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, मल्हा की ताकत से न बने थे। आदरणीय नेता वीआईपी के संस्थापक मुकेश सैनी जी की ताकत से न मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारा पार्टी को तोड़ दिया, हमारा खरीद लिया हमारे विधायक को, और बीजेपी जो है हमारे पार्टी को खत्म करना चाहा। तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर पार्टी है, निषाद वो का खिलाफ करने वाली पार्टी है, और देश से आरक्षण को खत्म कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी तरह से देश से आरक्षण को हम खत्म कर दें। जब तक आप उनके साथ थे तब तक आरक्षण ठीक था? अरे हम साथ में रहते हुए जाके योगी और मोदी जी को हमारे आदरणीय नेता ने चैलेंज किया उत्तर प्रदेश में, एनडीए में रहते हुए। 2022 का जो यूपी में चुनाव हुआ था, और यूपी के चुनाव में हम लोगों ने 53 सीट में चुनाव लड़ा, जिसमें 17 सीट में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हम वोट लाए पहली बार। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी का चेहरा देख के विश्वास जताते हुए हम अच्छे वोट वहां पे लाए। बहुत कम समय में हम तैयारी किए थे। पहले अगर हम 1-1.5 साल पहले और तैयारी किए रहते तो आज हमारा उत्तर प्रदेश में भी 4-5 विधायक होता। तो इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई पिछली, जो सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यालय में, कहा जा रहा है कि सीटों पर बड़ी चर्चा हुई। उस दौरान आप लोगों ने 60 सीटों का डिमांड कर दिया है। कैसे मतलब सब कुछ ठीक रहेगा? वो हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक हुआ था, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य लोग हैं, जितने माननीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन लोगों ने प्रस्ताव रखा हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी के पास कि हम लोग का जो ताकत है, आज बिहार में 14% की ताकत है, जो जातीय जनगणना में नीतीश कुमार जी 4% गोल करवा के आज 10% दिखाया गया है, 9.65% जातीय जनगणना में। तो उसमें हमारी ताकत, और हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा का पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा का पार्टी है, और जो अति पिछड़ा गरीब गुरबा उसका कैसे हम लोग आगे बढ़ाए, उसके लिए हमारे पार्टी काम कर रही है। तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि हमारे पार्टी को 60 सीट बिहार विधानसभा में मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का एक नारा था कि जिसकी संख्या भारी उसको उतनी मिले भागीदारी। तो ये नारा लेके हम लोगों ने 60 का, हमारे आदरणीय नेता ने मोहर लगाया। बाकी 60 सीट, 58 सीट, 62 सीट, 50 सीट, वो तो शेष नेतृत्व का जो घटक दल की बैठक हो रही है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के आदरणीय तेजस्वी यादव जी चेयरमैन बने हैं, वो सब कंफर्टेबली हो जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कंफर्टेबली वीआईपी एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन आप लोगों के गठबंधन में कांग्रेस तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर चुप्पी साध ले रही है। नहीं, कहाँ से चुप्पी साध? कहाँ कोई बोल रहा है कि हम, देखिए, जो होशियार है वो जो होशियार है वो समझ गया है कि कौन मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा है। अच्छा। अब वीआईपी पार्टी भी डंके की चोट में बोल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं, और कल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई माले का भी बयान आया। लेकिन कांग्रेस नहीं बोल रही है। नहीं, एक मिनट, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन में जब उनको चेयरमैन बना दिया गया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, वो पूरे घटक दल के वो नेता है, तो कौन बनेगा बताइए ना? हम भारतीय जनता पार्टी से लाके चेहरा बना दें? कांग्रेस चाहेगी कभी बीजेपी का आदमी को चेहरा लाके हम चीफ मिनिस्टर बना दे? समझदार समझ चुका है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। एक निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के पप्पू यादव, खुद को कांग्रेस का ही नेता बताते हैं, भले ही व्यक्तिगत तौर पर पार्टी ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन वो कहते हैं कि क्यों जरूरी है कि एक ही परिवार से सीएम बनेगा। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, तो उससे उनका बयान से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। उनकी पत्नी कांग्रेस में है। ठीक है, हाँ, उनकी धर्मपत्नी बोले, उनकी धर्मपत्नी अगर बोलती हैं आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी का, तब कोई बात होगा। उनके जो बयान है, उस बयान पे मैं नहीं समझता हूं कि कोई हमको बयान देना चाहिए। और है मतलब उनके बयान से कुछ होने जाना नहीं है। हम क्यों बयान दे भाई? ना वो कांग्रेस में है, बहुत लोग है, बीजेपी का भी लोग घूम के बोल रहा है। अभी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी बोल दिया कि मुकेश सैनी मिलने आए थे हमसे, अप्रूव कर दे।
प्रूफ कर दे कि मुकेश सहनी जी उनसे मिलने के लिए आए थे, उतना दिन खराब नहीं हो गया हमारे आदरणीय नेता सन्माननीय मुकेश सहनी जी का, दिलीप जायसवाल जी के पीछे पीछे घूमेंगे। लोग को थोड़ा बहुत शंका रहता है मुकेश सहनी को लेकर कि कब इधर से उधर हो जाए। क्यों जाएंगे? जो पार्टी तोड़ दिया, पार्टी मां समान होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा पार्टी को खरीद लिया, फिर से हम दोहरा रहे हैं, पार्टी को खत्म करना चाहा। जो आपको लात जूता मार के, जो आपने जिस सरकार पे आपका हक था, जिस सरकार आपकी बदौलत जिस सरकार बना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज भी वही ताकत से मुख्यमंत्री के पद में जो है घूम रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद में हैं। आप हमको ये बताइए कि आपके साथ कोई ऐसा करे, आप कहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई आपको लत्तम जूता मार पीट करके जो है भगा दे, क्या आप दोबारा उस पार्टी में जाने की? बीजेपी के बुलाने पे आप नहीं जाइएगा, नीतीश कुमार बुलाएंगे तो जाएंगे? अरे नीतीश कुमार जी, हम तो एगो चीज पता है कि नहीं, बता दीजिए। अभी हम लौट रहे थे दिल्ली से, तो अचानक मेरे बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, तो वो हमसे पूछा, बच्चा था 8-9 साल का, तो ऐसे ही पूछ रहा था कि हम पूछे उससे क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो। तो उसी में एक और बच्चा था, वो बोला कि अंकल एक चीज ये बताइए कि फ्लाइट में 120 आदमी होगा कम से कम? तो हम बोले कि हाँ 120 आदमी होगा। बोले ये कि 120 आदमी, अचानक पता चले कि पायलट का जो है दिमाग गड़बड़ा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे अंकल? तो बिहार का हालत वही है। 13 करोड़ जनता का भाग जो है दुर्भाग होते जा रहा है, क्योंकि हमारा पायलटे जो है गड़बड़ाए हुए है। तो आज उसमें कोई इस बट नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने राजनीतिक से हैप्पी एंडिंग करना चाहिए और समाजवादी विचारधारा, सेक्युलर विचारधारा पे आना चाहिए। ठीक है, वो गलती कर दी है वक्फ बिल को पास करके, आज चाहते तो वक्फ बिल रोक सकता था। आज नीतीश कुमार जी चाहते तो वक्फ बिल को रोक सकते थे, और उनके ही बैसाखी में केंद्र की सरकार चल रही है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी हैं, दोनों हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो वक्फ बिल पास नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि जिस तरह से बीजेपी जो है मोनोपोली करके अपना एजेंडा को पास करा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का जो एजेंडा है, वो एजेंडा को किस तरह से बीजेपी को प्रेशर देके आरएसएस कर रही है, काम करवा रही है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमको नहीं लगता है देश कभी माफ करेगा। आप लोग कह रहे हैं कि डंके की चोट पर इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन पिछले बार अलग लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये सभी लोग अब एनडीए का कुनबा हो गए हैं, तो एनडीए मजबूत हो गई। आप मुझे एक चीज ये बताइए, सारा चीज ताकत लगा लीजिए, एक अच्छी पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा बिहार में 25 का जो महासंग्राम है, राजनीति की नया लकीर खींचेगा। अच्छा, एकदम श्योर शॉट 12 बजे दिन में जनता का विश्वास हम लोग जीतते हुए बिहार में सरकार बनाएंगे। चिराग पासवान का हल्ला है, बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अरे चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी कहीं ना बेटे हैं, मानते हैं ना बेटा है रामविलास पासवान जी का, है ना रामविलास पासवान जी का। रामविलास पासवान जी जो एक वोट से वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया, और वही बीजेपी जिसको हम दूसरा अंबेडकर मानते हैं, रामविलास पासवान जी को, दिवंगत रामविलास पासवान जो महान नेता थे रामविलास पासवान जी, उनका मूर्ति फेंक दिया, उनका फोटो फेंक दिया, बंगला से धक्का मार के निकाल दिया। और कैसे चिराग पासवान जी उस पार्टी में बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आता है। आज रामविलास पासवान जी जिंदा रहते हैं तो कभी ये काम नहीं करते। रामविलास पासवान जी इंडिया के घटक दल में रहते हैं। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा ही उसी समय बने 2014 में, जब रामविलास पासवान जी थे। अरे भाई, उनके पार्टी को जो है कौन तोड़ा? चिराग पासवान जी के पार्टी को कौन तोड़ा, ये बताइए? उनके अपने लोगों ने तोड़ा। पीछे कौन था? अब ये तो चिराग पीछे कौन था? केंद्र में मंत्री कौन बनाया उनको? पारस जी को केंद्र में मंत्री कौन बनाया? आज आपके पार्टी को खत्म कर दिया, आपके पिताजी के मूर्ति को, फोटो को बंगला से निकाल के फेंक दिया, उसको पेपर में पैक करा के बढ़िया से धूप अगरबत्ती दिखा के भी ले जाया जा सकता था। दूसरा अंबेडकर है देश का, रामविलास पासवान, ठीक है, लेकिन कोई इज्जत आपको बीजेपी ने नहीं दिया। आप जबरदस्ती हनुमान बन के
लंका में आग लगाने का। तो 5 सीटें मिली, केंद्र में मंत्री हैं। ये भैया 5 सीटें मिली, 6 सीटें मिली, हम लोग को भी जो है वही राजनीति करना रहता तो हमको भी बीजेपी खगड़िया और मुजफ्फरपुर दे रही थी केंद्र में मंत्री बनाने का, हमारे आदरणीय नेता को ऑफर दे रही थी, और बिहार में एगो काउंसिल भी दे रही थी। तो हम लोग वो सब सिद्धांत में नहीं ना, बीजेपी के स्क्रिप्ट लिखा हुआ आरएसएस के स्क्रिप्ट में वीआईपी राजनीति नहीं ना करेगा। वीआईपी का अपने राजनीतिक वोट का आधार है, जनाधार वाली पार्टी है आज के दिन में। हम जहां लड़ते हैं 30,000 वोट लाते हैं, जहां लड़ते हैं अकेले बिना बैसाखी का 26,000 वोट लाते हैं। हम लोग अपना ताकत वाली पार्टी ना है, हम लोग थोड़ी ना जो है किसी के बैसाखी में ला के हम 30,000 वोट लाते हैं। बोचाहा में कितना वोट आया? आप तो प्रचार कर रहे थे ना बोचाहा में। बोचाहा में नहीं कर रहे थे, मतलब सॉरी आप कवर कर रहे थे बोचाहा में, तो वही प्रचार हुआ, मतलब कवर मतलब अपना, सॉरी हमको बोलने में हो गया। तो बोचाहा में आप देखे थे ना जनाधार, गांव गांव से निकल के लोग वोट दिया। 30,000 से ज्यादा हम वोट लाए कि नहीं लाए? 30,000 से ज्यादा वोट। हाँ, जहाँ कौन निषाद सहनी नेता वहां प्रचार कर लिया? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता निषाद समाज के गांव में जाके वोट मांगने की ताकत रखता था? जहां गया उसको चप्पल जूता करके भगाया गया। आपके ही चैनल में चला था। बीजेपी का लोग को जो है, एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के एक लोडर हैं, अभी मंत्री बन के बैठे हुए, उनका धोती भी खोल दिया था। आपके सामने ही सब कुछ रखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिन हुआ है। भागे अपना छोड़ के, जो गाड़ी जूता चप्पल छोड़ के जो है, मारो मारो मारो, आरक्षण चोर है, आरक्षण चोर है, भागो भागो, कोई डरे जा ही नहीं रहा था। तो ये सत्य है कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना सत्य है। पारस जी को लेकर क्या चर्चा है गठबंधन में? लेकिन पारस जी गठबंधन भाजपा का जो विरोध करेगा, भाजपा तक तो वो भी भाजपा के साथ थे, भाजपा ने दरकिनार कर दिया, भाजपा के साथ थे, भाजपा का विरोधी हो गए। बीजेपी का तो यही ना स्टैंड है। जो छोटे दल है, रीजनल पार्टी है, उसको देश से कैसे समाप्त करे, उसके लिए एक एजेंडा में काम करती है। 1,000-2,000 करोड़ खर्चा करती है कि रीजनल पार्टी को समाप्त करो। उसका वो अलग गैंग चलता है बीजेपी में। तो रीजनल पार्टी का भी तो सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी। ये तो आपको जब जरूरत है आपको सटाएगा, जब आपका जरूरत खत्म हो जाएगा आपको लात जूता करके, बर्खास्त करके, मार जूता करके, आप आंख, किडनी, लीवर सब निकाल लेगा। तो आप लोग पारस जी को अपने साथ लाने के क्यों नहीं आ सकते हैं भाई? जो भारतीय जनता पार्टी को जो विरोध करेगा, बीजेपी को जो धूल चटाने के लिए आएगा, वो सब हम लोग हमारे साथ हैं। हम लोग गठबंधन में हम लोग सबको स्वागत करते हैं कि बीजेपी को जो हराएगा, बीजेपी को बिहार से भगाएगा, देश से भगाएगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी का 2014 में बागडोर मिला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। आप कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मुझे चौकीदार बनाइए, देश में मैं आतंकवाद रोक दूंगा। आप ये बताइए, शिवराज पाटिल भी इस देश के गृह मंत्री थे। जब बॉम्बे में आतंकवादी हमला हुआ, शिवराज पाटिल जी इस्तीफा दिए कि नहीं दिए? यही बीजेपी छाती ठोक ठोक के इस्तीफा मांग के घूमने लगा कि 4 बार कुर्ता बदले होम मिनिस्टर, 5 बार बंडी बदले, 3 बार जूता बदले, 6 बार ये किए करके प्रोपोगंडा करके आज जो है शिवराज पाटिल जी इस्तीफा दिए कि नहीं दिए? आज 26 लोग मारा गया पहलगांव में। आप 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आप वहां मना कर देते हैं कि आप पीएम का प्रोग्राम नहीं होगा, खतरा है। जो इंटेलिजेंस का आईबी का रिपोर्ट होता है, प्रधानमंत्री जी कैंसिल कर देते हैं जम्मू एंड कश्मीर का कार्यक्रम। आप टूरिस्ट को क्यों नहीं आपने कहा कि वहां से निकल जाइए या खाली कर दीजिए या आप उस जगह से जाइए, अब खतरा है। तो विदेश दौरे पर 1 मिनट, 2 दिन जम्मू एंड कश्मीर का प्रोग्राम उनका कैंसिल हुआ है, आप देख लीजिए, सब जगह आया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का। मनोज सिन्हा जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे पूरा तैयारी वही कर रहे थे वहां पे, किस तरह से कार्यक्रम होगा नहीं होगा। और एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, जब उतना बड़ा जगह पहलगांव में, उस जगह पे हम भी गए हुए हैं, और वो मतलब वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत जगहों में से एक खूबसूरत जगह है पहलगांव में। 1 साल पहले तक वहां आर्मी तैनात थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 1 साल पहले आर्मी को हटा दिया गया वहां? उस जगह पे वो आर्मी कंट्रोल्ड थी वहां पे। ऐसा क्या हो गया कि एक पुलिस चौकी तक आप खोल नहीं पाए वहां? एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर्स का एक सिपाही तक जो है AK-47 और AK-56 लिए हुए जो जवान रहता है, वो भी तैनात नहीं रहता। अगर एक आदमी भी रहता तो 5-7 पे भारी रहता। आज एक हिंदुस्तानी भी जो है 7 गो पाकिस्तानी उग्रवादी को जो है आतंकवादी को मार गिराता। कम से कम नहीं गिरता तो 3 गो तो जरूर मरता। आया, मारा, भाग गया।
ये कहाँ है भाई? कहाँ से भागा, आया कहाँ से, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आज घर में आपका चोरी होगा तो घर के चौकीदारे को ना, आप दरवाने को ना बोलिएगा कि मेरे घर में कैसे चोरी हुआ, कहाँ से घुसा। पुलिस आएगी तो सबसे पहले अपने चौकीदार को पकड़ता है, गार्ड को पकड़ता है कि तुम क्या कर रहा था, सोया हुआ था? हाँ, तो सोया हुआ था, तो वो दोषी है ना, सोया हुआ था। तो ये सब आई वॉश है। भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। बीजेपी का आज जनाधार बिहार में तो खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, चिराग, अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो उनको जो वोट आया वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ किए थे, तब वोट आया। बिहारी फर्स्ट क्या था? बिहारी फर्स्ट। कहाँ वो सब नारा वारा चल रहा है आजकल? तो चलता है, वो तो बोलते ही हैं ना, कहाँ बोलते हैं? बिहारी फर्स्ट है। वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ में जो उनको वोट आया, वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ वाला वोट आया। तो नीतीश कुमार के खिलाफ में जितने वोटर्स उनको वोट दिए, जो उन पे देखे कि भाई रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, देश का दूसरा अंबेडकर का बेटा है, तो उस हिसाब से आज नीतीश कुमार जी के लिए वो वोट मांगेंगे। वो अब कितना खड़ा होंगे, क्या खड़ेंगे, वो तो जनता मालिक है, जनता तय करेगी। हमको नहीं लगता है कि उतना असर हो पाएगा। समझते हैं आप उनको? किसको? चिराग पासवान को। हम लोग क्यों चुनौती में समझेगा भाई? उनका अलग है, रामविलास पासवान जी का बेटा है, और उनको जिस तरह से वो हनुमान बन के घूम रहे थे, तो पहले अभी तो यही क्लियर नहीं हुआ कि वो सही में हनुमान थे बीजेपी के, मोदी जी के, कि डमी हनुमान थे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे किसी दिन अलग दिन डिबेट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति हमारे साथ थे, उनसे बातचीत कर रहे थे तमाम पहलुओं पर, बिहार में जो वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो बातचीत महागठबंधन में हो रही है, और जो चिराग को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।